हेलो बच्चों, और कैसे हैं? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो आज हम वरदान सीरीज में कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन मैं कुंदन कुमार फिजिक्स वाला यानी कंपटीशन वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमें क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो लास्ट ईयर्स में आए हैं, 5 ईयर्स 10 ईयर्स में, उसका बहुत ही अच्छे ढंग से एनालिसिस करते हुए हमने आपके जेई मेन में अपलिफ्टमेंट ऑफ सम मार्क्स के लिए ये तैयार किया है। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमें क्या करना है? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों कॉम्प्लिकेटेड होता है। बहुत सारे छोटे 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 या मोटे छोटे कंसेप्ट इसमें मिले हुए हैं। तो हमने उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पूरा चार्ट बनाया है जिसमें से देखो सबसे आसान बात यह है कि हम बोलते हैं बच्चों की एनसीईआरटी 11th में अच्छी बुक मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस के लिए नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जेई मेन में देखो 30% जो वेटेज है वो आए हैं ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस, ये सब भी इसी में आता है, अलग से लिखा हुआ है ये। और यहां पर 30% मॉडुलस आर्गुमेंट्स आए हैं, यानी ओवरऑल 60% क्वेश्चंस जो जेई मेन में आए हैं बच्चों, वो प्योर एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिए हुए हैं उसी से आए हैं। वैसे ये क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं था और बाकी दूसरे टॉपिक्स में भी एग्जैक्ट ऐसा नहीं है बच्चों। तो डिफरेंट फॉर्म्स है, ये सारे आपको अच्छे से डिस्कस करने हैं, जिसमें से क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो हमें बेसिक एंड ऑपरेशन ये याद रखना है क्या होता है। ठीक है? जैसे कि हम यहीं पर ध्यान देंगे तो ये मुझे उम्मीद है सबको क्लियर है कि इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, है ना, जिससे जेई मेन में कम से कम मैथमेटिक्स में आपके अच्छे स्कोर हो सके। बाकी तो हो ही जाते हैं। ठीक है? स्टार्ट। जैसे वरदान 1 है, वरदान सीरीज चल रही है तो हम लोग बार बार क्या बोल रहे हैं? मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट कंटेंट को वरदान के फॉर्म में कर रहे हैं कि बच्चे 30 से 35 मिनट में आपका कम से कम उस टॉपिक का क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा। ठीक है? नाउ इसमें हमने क्या किया है? बेसिक एंड इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक का मतलब वही पैरामीटर्स वाले। ठीक है? जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हम जेड ले लिए, z इज इक्वल टू लिए, ठीक, x और y ले लिए तो x प्लस आई वाई होता है। बेसिकली हम इसमें ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसको स्टडी करते हैं, यानी कार्टेशियन फॉर्म में ये पॉइंट होता है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये नंबर ही नहीं होता है। यदि इसका रफ डिफिनेशन बोला जाए तो क्या बोलते हैं? द नंबर विच इज नॉट ए नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली दिस इज अ पॉइंट इन आर्गन प्लेन, है ना। तो ये पॉइंट होता है, नाम है नंबर। ठीक है? अब इसको हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सारा एक ही जगह लिख लेते हैं। तो इसका पोलर फॉर्म यानी मॉडुलस ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया। ठीक, मॉडुलस ऑफ जेड ये हो गया पोलर फॉर्म। यहां से आपको याद रखना है मॉडुलस ऑफ जेड ई टू द पावर आई थीटा, और क्या ध्यान देना है? मॉडुलस ऑफ जेड तो एज इट इज हो रहा है सी आई एस थीटा। ठीक है? और इस पूरे में हमने क्या लिया है? एक्स और वाई जो है सिंपलेस्ट फॉर्म, एक्स वाई मॉडुलस ऑफ जेड जो है या थीटा है, ये सारे के सारे रियल है, सारे के सारे रियल है। लेकिन हम स्टार लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि x और y यदि नॉन रियल भी होगा तब भी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है? जहां मॉडुलस क्या हो गया? मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस होता है ना, यानी डिस्टेंस ऑफ जेड, डिस्टेंस ऑफ जेड यानी पॉइंट x, y फ्रॉम ऑरिजिन, है ना। तो ये आ जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है? यदि हम इसको सारा रिप्रेजेंटेशन वाइज लेते हैं तो क्या आ जाएगा? आर्गन प्लेन ले लेते हैं। ठीक है? ये अब एक पॉइंट ले लिया हमने इसमें, तो पॉइंट ले लिया P, x, y, यही वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है बच्चों। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट। ऑरिजिन से मिला दिया जाए
तो ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ जेड, हो गया ना। और ये जो लाइन देखो, एक होता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी जिसको हम थीटा बोल रहे हैं, है ना। ये क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू लिया जाता है बच्चों। तीन तरह के आर्गुमेंट होते हैं, प्रिंसिपल, लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट और जनरल वैल्यू, ये तीन लिए जाते हैं। ज्यादा यूज प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना। प्रिंसिपल यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू में आपका यानी माइनस पाई से आपको याद होगा प्लस पाई के बीच में होता है ये, ठीक है। तो क्वाड्रेंट वाइज बदल जाएगा कि किसमें कौन सा आर्गुमेंट लेना है। जैसे आर्गुमेंट है, फॉर्मूला तो जानते हो ना, थीटा यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होता है, y अपॉन x का मॉडुलस होता है ना ये। और यहां से ये हो जाएगा थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा। तो डिपेंड करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। ये ले लिया हमने थीटा, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको आप लगा लेते हैं ब्रैकेट। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो ये फर्स्ट में आ गया, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थोड़ा सा आर्गुमेंट देखो, आर्गुमेंट होता क्या है बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक पॉइंट है, उस पॉइंट को ना ओरिजिन से मिला दिया गया, तो ये लाइन बन गया। अब ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है वो पॉइंट ओरिजिन से मिला दिए, उस लाइन को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देख लेंगे, तो वही होता है आर्गुमेंट। यानी बेसिकली यदि देखा जाए तो ये वाला है थीटा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है, ठीक है। तो एक ये याद रखना है बेसिक पैरामीटर में। मॉडुलस तो बहुत आसान है, आर्गुमेंट डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पर, और एक होता है कंजुगेट यानी इसका मिरर इमेज, दैट इज जेड बार, है ना। तो जेड बार का मतलब क्या हो गया, x कॉमा माइनस वाई, यानी इमेजिनरी पार्ट केवल माइनस हो जाएगा जो जेड दिया हुआ है। बाकी प्रॉपर्टीज है, कोई रियल है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दो, प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट जीरो कर दो। तो ये सब बड़े आसान आसान क्वेश्चन और बार बार जेई मेन इंक्लूडिंग जेई एडवांस में आते रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो एक ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में हमें याद रखना है, इसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्म, e टू द पावर i थीटा। इक्वालिटी में क्या होता है बच्चों, z1 इज इक्वल टू z2। देखो इक्वालिटी ही तो हो सकता है, जैसे यदि मैं पूछूं कि बताओ 2 प्लस आई और 3 प्लस आई में विच वन इज ग्रेटर, तो बच्चों 2 प्लस आई का मतलब होता है 2,1 कार्टेशियन में, और 3 प्लस आई का मतलब होता है 3,1। तो 2,1 और 3,1 में कौन ज्यादा होगा, है ही नहीं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर तो नंबर ही नहीं है ना भाई, जो नंबर नहीं होता है वो कम ज्यादा कैसे होगा, कम ज्यादा होने के लिए होना तो चाहिए, ये तो नंबर ही नहीं है। इसका मतलब इनइक्वालिटी साइन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स डज नॉट सेटिस्फाइड, या डज नॉट यानी इसका मीनिंगलेस बोल सकते हो, है ना। इनइक्वालिटी साइन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस, ठीक है। तो जब होगा तो इक्वालिटी होगा, और इक्वालिटी का मतलब दो पॉइंट इक्वल होने का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट पर होंगे ना। तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम कब यूज करेंगे, जब कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई फॉर्म में हो जाएगा। यदि x प्लस आई वाई में आ जाता है तो हम ये वाला सिस्टम शुरू कर देंगे। क्लियर है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, याद रहेगा बच्चों। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, ये बेसिक वाला याद रखना है, ठीक। देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या आया हुआ है,
ए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये देखो जेई मेन 2019 में आया हुआ है, यानी पिछले के पिछले साल। इस साल भी मार्च अटेम्प्ट में थोड़ा सा चेंज करके, जैसे ये 1 माइनस 2i साइन थीटा है तो इसको 4 5 ऐसे करके आया हुआ था, एग्जैक्टली सेम, और सेम है 2016 में भी। यानी जेई मेन में ऐसा क्वेश्चन 3 बार अभी हाल फिलहाल में 5 साल के अंदर आया है। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के कंसेप्ट के रेंज में आता है। एज इट इज क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों, कुछ ना कुछ तो डेटा चेंज करेगा ना। यहां 1 है तो 4 कर देगा, यहां 3 है तो 5 कर देगा, एंड सो ऑन। है बहुत आसान। ये दिया हुआ है थीटा लेना है -π/2 से +π, मतलब +π में। कह रहा है कि दिस इज प्योरली इमेजिनरी, देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए इज। तो ये यदि प्योरली इमेजिनरी है बच्चों तो क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको ना हमें कैसे लिखना होता है, उसको हमें x + iy में लिखना होता है बच्चों, है ना। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कंजुगेट 1 - 2i साइन थीटा का ले लिए, यानी 1 + 2i साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए ओके, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। हमें देखना है प्योरली ये क्या है, इमेजिनरी, यानी रियल पार्ट 0 करना है, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट 0 कर देते हैं। तो इसका रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब देखो डिनोमिनेटर से मतलब है नहीं बच्चों, वो तो हमेशा मॉडुलस ऑफ z² आ जाएगा, यानी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर में देखते हैं रियल पार्ट कहां कहां से आ रहा है, 3 × 1 3 आ रहा है, और 2i साइन थीटा इंटू 2i साइन थीटा कितना, यानी -4 sin² थीटा आ रहा है ना, 0 कर देना है बस। तो रियल पार्ट यदि 0 हो गया तो ये आ गया, तो यहां से आपका sin² थीटा इज इक्वल टू 3/4 है ना, देखो आ गया। अब sin² थीटा 3/4 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। चाहो तो जनरल फॉर्म लिख सकते हो, और वैसे तो हमें -π/2 से +π लेना है, जनरल फॉर्म लिखने की वैसे जरूरत है नहीं। तो देखो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा √3/2 60 डिग्री ना, तो π/3 120 डिग्री भी तो 2π/3, और क्योंकि स्क्वायर है तो -60 डिग्री भी होगा। अब -120 डिग्री भी हो सकता था बच्चों, माइनस, वैसे तो देखो ये 120 के बाद 180 + 60 यानी 240 में भी होगा, 2π - π/3 यानी 300 में भी होगा, लेकिन हमें 180 तक जाना है और निगेटिव में -π/2 से, तो ये 3 आ गए, यही 3 आ गया ना। तो अब हमें क्या बताना है, सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो इसका समेशन ले लो, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, सम ऑफ एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स आए हैं, 3 ही एलिमेंट्स आए हैं ना, सेट थ्योरम है भाई, कोई भी रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है कि क्या होगा, तो यहां से हमें 2π/3 आ गया। ऑप्शन हमने गायब कर रखा है, आंसर लगा देना है। आसान है कि नहीं बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये नाउ अब इसमें इक्वालिटी ये सब के बाद एक होता है वरदान 2, जिसको बोलते हैं क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। बहुत ही फैमिलियर कंसेप्ट है। इवन क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्यादा पता है दूसरे टॉपिक में यूज हो जाता है, बाइनोमियल थ्योरम में यूज हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जबरदस्त यूज होता है ना, हर जगह यूज होता है, और कैलकुलस में तो यूज होते ही रहता है। लेकिन यहां हमें बस ये ध्यान देना है कि अपनी नर्सरी थ्योरी, मतलब क्लास 10 तक को बोल रहे हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है बच्चों। जैसे यदि हम x³ ले लिए, है ना, या 1 का क्यूबिक रूट ले लिए, वैसे तो इसको हाइयर पावर से यानी डी मॉवियर थ्योरम या पोलर फॉर्म से भी करते हैं, ज्यादा हमें वो नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन जेई एडवांस में आए हैं बच्चों, उससे जेई मेन में ज्यादा नहीं आए। हम करेंगे वैसे आगे। x इज इक्वल टू ये है, तो x³ इज इक्वल टू 1 हो गया ना, a³ कर दिए, तो यहां से आपका क्या हो गया, a - b × a² + ab + b² इज इक्वल टू
जीरो। तो यहीं से आपको क्या करना है, याद रखना है, ये यदि जीरो हुआ तो यहां से x इज इक्वल टू 1 हुआ, और ये यदि जीरो हुआ तो यहां से x इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक कर चुके हैं ना, तो -1 प्लस i√3/2। तो दो यहां एक माइनस वाला भी लिख देते हैं ना, चलो ये आ गया, यानी दो रूट्स इसके और इसके, यानी हमें ये इक्वेशन भी याद रख लेना है बच्चों, इक्वेशन भी याद रख लेना है। तो इन दोनों में प्रॉपर्टीज क्या होती है कि यदि घर में बैठ के आराम से डाइनिंग टेबल या इधर उधर बैठ के हम देखते हैं कि इसको स्क्वायर करोगे तो कुछ टाइम के बाद, यानी सिंपलीफाई करने के बाद ये वाला आ जाएगा, और यदि दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स रूट्स को स्क्वायर करोगे तो आफ्टर लिटिल अ टाइम फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो यानी ईच वन इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो हम क्या करते हैं, इन जनरल इसको ना ओमेगा मान लेते हैं, माना गया इसको, है ना, वैसे तो इसको भी ओमेगा मान सकते थे, कंडीशन है ना, ओमेगा है तो स्टार लगा दिए, ठीक है। दैट इज रूट्स आर, रूट्स जो है क्या क्या आ गया, 1 तो आ चुका है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आ चुका है, जिसमें दो कंडीशन आया है ना, हमें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू भी याद रखना है, और रिलेशन तो है ही, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स याद रखना है, ठीक है। और ओमेगा क्यूब जैसे कि 1 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा हो जाएगा ओमेगा 9 1 हो जाएगा, यानी ओमेगा का कोई भी पावर हो बच्चों, उसको ना 3 से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देंगे, पावर को, ओमेगा को नहीं, पावर को 3 से डिवाइड कर देंगे, और वहां से रिमाइंडर या तो 0 यानी पूरा कट जाएगा, या 1 या 2 आ जाएगा, वहां से उसका वैल्यू या तो 1 या ओमेगा स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये दो चीज याद रखना है, ओमेगा का वैल्यू भी याद रखना है, इन जनरल यही लेते हैं। क्यों याद रखते हैं, किसी भी क्वेश्चन में बच्चों आई और √3 का कंसेप्ट है, हमेशा यही यूज होगा, ठीक है। और इसके बेसिक क्वेश्चन भी याद रखने हैं, ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इक्वेशन भी ये याद रखना है, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। यहां से हमें क्या याद रखना है, x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके सीधे रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। बचपन से अभी तक बच्चों जैसे पाई याद किए हो, जैसे स्मॉल ई 11th या 10th में आके याद किए होगे कि 2.7192 पाई तो याद ही होगा, वैसे ही आज से या पहले से भी ओमेगा भी याद रखना है। ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में से किसी एक का वैल्यू -1 + i√3/2 होगा। क्लियर है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो इसके रूट सीधे x² - x + 1 है, तो इसके रूट देखो, ये -1 का क्यूबिक रूट है, तो x इज इक्वल टू -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर याद रख लेना है। इसके अलावा ये भी एक याद रखना है कि x³ यदि 1 है, x³ यदि 1 है, तो देखो बचपन में क्या करते थे भाई, x³ 1 था तो x इज इक्वल टू 1 लेते थे, अब उसमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेना है। यदि x³ 8 है, x³ क्या है 8, तो ये 8 का क्यूबिक रूट बचपन से केवल 2 याद किए थे। अब क्या कर लिए यहां पर, अब हमें इस एज में आइडिया लग चुका है कि किसी भी प्रॉब्लम में जितना डिग्री होता है पॉलिनोमियल के केस में, उतने तो सॉल्यूशन होंगे ही, हमें ना आए या रियल ना आए ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशंस तो उतने ही होंगे। इसका मतलब जो बचपन की बात 1 ले रहे थे, एक रूट यानी 2 ले रहे थे, अब इसी में एक बार 2 में एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, एक बार ओमेगा से और एक बार ओमेगा स्क्वायर से, तो 2 × 1 2, फिर 2 ओमेगा और फिर 2 ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से रूट्स आते जाएंगे। जैसे x³ यदि -64 लिए तो बचपन में -4 लिख के निश्चिंत हो जाते थे, बचपन था है कि नहीं। लेकिन अब ज्यादा धीरे धीरे हम सोचना शुरू कर देते हैं कि 3 डिग्री है तो 3 रूट्स होने चाहिए, बचपन में थोड़ी सोचते थे ज्यादा, है ना। तो x इज इक्वल टू ये है ना, जो पहले होता था सेम वही प्रोसीजर अभी भी चलेगा बच्चों,
यानी हर चीज पास्ट पर डिपेंड करता है। हम ये केवल बोलते हैं कि प्रेजेंट में जीना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आपका फ्यूचर डिसाइडेड बाय पास्ट है कि नहीं। और जो प्रेजेंट है वो आगे के लिए तो पास्ट ही हो जाएगा ना, तो प्रेजेंट भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा का कंसेप्ट ये केवल फॉर्मूले पर बेस्ड है। कोई भी पावर आता है, ओमेगा का वैल्यू याद रखना है, ये इक्वेशन भी याद रखना है, और इस तरीके से आगे हम और भी इक्वेशन करते जाएंगे बच्चों। क्लियर है? चलो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 है ना, ओमेगा मतलब 1 नहीं दिया हुआ है, वो तो हम जानते हैं कि इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ, तो देन ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। अब ए और बी नहीं दिया हुआ है कि रियल है या इमेजिनरी है, तो हम कंपेयर नहीं करेंगे बच्चों, है ना, लेकिन उसी के हिसाब से सोल्व करेंगे। देखो ये कितना आसान है, सेम क्वेश्चन IIT 1995 में आया हुआ है, और यही क्वेश्चन AIEEE 2011, पहले AIEEE नाम था ना, अब जेईई मेन के में भी ये अभी हाल फिलहाल में 19-20 में थोड़ा सा डेटा चेंज करके आया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, इस तरह के आसान आसान क्वेश्चन। जैसे हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा ना, यहां रख देते हैं। सो दैट इज 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा है। यानी यहां से 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7 और ए प्लस बी ओमेगा, ठीक है। तो यहां से देखो -1 का पावर 7 तो माइनस ऑफ ओमेगा का पावर 14। अब बच्चों बताओ ओमेगा का पावर 14 क्या होगा, 14 को 3 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 2 आया ना, देखो एकदम सही बोले। तो इसका मतलब यहां से ये आ गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी ओमेगा, आया ना, ठीक। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, a प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आया ना। तो यहां से वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, बाकी कोई दूसरा है ही नहीं। तो इफ एंड ओनली इफ, यानी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, क्या बताए हैं रिश्ता, ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर केवल 0 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर आ चुका है। यदि यहां ओमेगा स्क्वायर के साथ कुछ कॉफिशिएंट होता, तब ना हम सोचते कि चलो 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। तो अब इसको और इसको कंपेयर करने से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 ही आया है। तो आंसर आ गया 1,1। डायरेक्ट कंपेयर करके निकाल लिए। और इसका दूसरा जो और अच्छा मेथड, लेकिन लेंदी मेथड जो है वो क्या है, हम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे, और ए और बी तो रियल ही दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन लेके चलना है, ऑप्शन तो सारे रियल के हैं। अब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, आपका एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, वो अलग बात है, लक पर डिपेंड करेगा कि किस शिफ्ट में किस डे में आएगा, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जब आता है इस पर बेस्ड ना, क्वेश्चन आसान होते हैं बच्चों। तो इस पर बेस्ड आसान क्वेश्चन है और ये आपको अच्छे से तैयार करना है, इसलिए चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी कब आया हुआ है, 1982, AIEEE 2019। एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमारी हमेशा। मैथमेटिक्स की वरदान सीरीज में हमने आपको हमेशा बताया है कि क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन करने होते हैं, सिंगल चॉइस वाले, थोड़े से अच्छे वाले, अच्छे का मतलब आसान वाले हैं। एज इट इज वही क्वेश्चन आपके जेईई मेन में बार बार, और ये अभी से नहीं हो रहा है बच्चों, पिछले 15 साल 20 साल से हो रहा है, जब से जेईई मेन बना है। 2002 से बना है तो 19 साल से तो हो ही रहा है, और ये हर साल होता है। दो चीज कॉमन होता है, एक तो एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या होता है, मैथमेटिक्स ने डुबा दिया, ये अभी से नहीं हो रहा है, 19 साल से हो रहा है। दूसरा,
एग्जाम के बाद या उसके पहले हमेशा ये बच्चे रियलाइज करते हैं कि मैथमेटिक्स का लेवल जो है वो सिंगल चॉइस जेई एडवांस के लेवल का है, उससे आसान नहीं है। इस वजह से यानी सर ने जो बोला था, यदि हमने उसको सीरियसली लिया होता कि हम प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे सिंगल चॉइस, ना मल्टीपल, ना मैट्रिक्स मैच, ना पैराग्राफ, हम वो नहीं करेंगे। हाँ, अब आज के ज़माने में इंटीजर बेस्ड कर सकते हो तो आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर होगा और एज इट इज क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी हाई होगी। क्या होगी? बहुत हाई होगी। ठीक है, चलो ये देखो सेम ऐसा ही है, तो इसको हम कर लेते हैं। इसमें एक ये भी ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हाई पावर होता है तो उसको पोलर फॉर्म में करके भी चेंज कर सकते थे, लेकिन एक √3 और i का कंसेप्ट है। तो देखो यदि हम बात करें √3 प्लस i/2, ये बात करते हैं, यही है ना। अब √3 है और i है तो ओमेगा का ध्यान आ गया हमारे दिमाग में। कहां किसका ध्यान आया? ओमेगा का। तो इसका मतलब ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर जो भी हम बोलते हैं वो √3 के साथ i होता है ना। तो अब हम i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो √3i प्लस i स्क्वायर है ना, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो i स्क्वायर तो -1 है ना, -1 प्लस √3i, यानी ये आ गया आपका ओमेगा अपॉन i, आया ना। सिमिलर दूसरा वाला क्या हो जाएगा? √3 माइनस i अपॉन 2 है, तो ये फिर से हम ऊपर नीचे i से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों? √3 ना डरपोक होता है, वो अकेला आता नहीं है, i को साथ लेके आता है। चलो भाई साथ में, तो i यहां भी ले आते हैं, तो यहां √3i और ये -i स्क्वायर अपॉन 2i हो गया। अब ये देखो क्या हो गया, 1 प्लस √3i यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन i आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो अब z क्या हो गया, यहां से z लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन i का पावर 5 है। बस अब सोल्व कर दो, कुछ नहीं कुछ सोचना है। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन i का पावर 5, माइनस ओमेगा स्क्वायर है भाई, ओमेगा स्क्वायर नहीं है। ओमेगा का पावर 5 क्या होता है? ये आपका आता है ओमेगा 5, ओमेगा 5 का मतलब 3 से डिवाइड किया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, और i 5 तो i होता है, i का कोई भी पावर होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, किससे? 4 से, तो रिमाइंडर 1 आया। माइनस यहां है ओमेगा स्क्वायर का पावर 5, ओमेगा का पावर 10 यानी ओमेगा डिवाइडेड बाय आई का पावर 5 तो आई, तो अब आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, है ना। तो z आ गया 1/i ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू याद है ना, हमने जिसको माना है वही यूज करना है। ठीक है, हमने शुरुआत में ही इसको ओमेगा माने थे और इसको ओमेगा स्क्वायर माने थे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, किसी को भी मान सकते थे बच्चों, लेकिन हमने इसको लेके चला है ना। कंसीडर जो क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं वही हमें आगे यूज करना होता है। तो देखो हम इसमें पुट कर दिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, क्या आ जाएगा देखो, तो माइनस करने से माइनस कर दिए तो यहां से -1/2 से -1/2 खत्म, माइनस i√3/2 माइनस i√3/2 यानी -i√3 हो जाएगा ना। अब i से i कट गया तो ये आ गया -√3, आया ना, तो ये आ गया -√3। देखो एकदम अच्छे से, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो -√3 आया है, मैं बार बार देख ले रहा हूं कि कहीं चेंज तो नहीं हुआ है, इसीलिए। तो अब देखो ये आया, तो -√3 कौन सा ऑप्शन आ गया? रियल पार्ट है इसका निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट है 0, तो ऑप्शन 1 तो नहीं आया। इमेजिनरी पार्ट है 0, ये ऑप्शन आया हुआ है, रियल पार्ट है 0 नहीं है, रियल पार्ट है पॉजिटिव, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, ये ऑप्शन है केवल। रियल पार्ट इज निगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0, तो ये ऑप्शन आ गया। तो आसान है ना बच्चों, देखो 2 बार एज इट इज सेम क्वेश्चन आ रहे हैं,
एज इट इज सेम क्वेश्चन दो दो बार आ रहे हैं और ज्यादा गैप नहीं, वैसे गैप बहुत है ना, मतलब जनरेशन बदल जाती है ना। ठीक है, ये तो हाईली गैप है, मुझे लग रहा है कम से कम 35-40 साल का गैप है। तो ये बच्चों समझ में आ गया आपको। क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी ना बड़े अच्छे से आपको याद रखना है, हमेशा कम टाइम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा। कम टाइम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये आसान आसान क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। आगे चलें, चलो। अब एक वरदान 3 में इसमें क्या है, हाइयर रूट्स ऑफ यूनिटी। हाइयर रूट्स का मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी, 4th रूट ऑफ यूनिटी, 5th रूट ऑफ यूनिटी। तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर यदि 1 लेते थे तो 1 के स्क्वायर रूट 1 और -1, एक्स क्यूब यदि 1 लेते हो तो x इज इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहां कंडीशन सारा याद था। x4 यदि 1 लिए यानी 4th रूट ऑफ यूनिटी तो x इज इक्वल टू 1 -1 i और -i। तो बच्चों ये सब जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, जनरलाइज कर लेते हैं। तो उसी तरीके से x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 है। अब n जो लिए हैं वो नेचुरल नंबर लिए हैं, ऐसा नहीं कि मतलब 3/2th रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं। 3rd रूट यानी क्यूबिक रूट, 9th रूट है ना, n यदि नेचुरल है तो, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो यहां से n रूट्स आएंगे तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन, अल्फा टू द पावर n-1। अब अल्फा क्या होता है बच्चों, वेयर अल्फा इज इक्वल टू लिया जाता है, देखो n तो कांस्टेंट है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू e टू द पावर i 2π/n। अब बाकी का इसी का स्क्वायर है, इसी का क्यूब है, इसी का, तो यानी कोई भी रूट्स दिया हुआ है तो हमें इस तरीके से निकाल लेना है बच्चों। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ना, यहां से अल्फा निकाल लो और पुट कर दो, ठीक, यही याद रखना है। इसमें क्या है ना, ये जो प्रॉपर्टीज है वो सारे जगह यूज होते हैं ना, तो प्रॉपर्टीज में हमें क्या ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स, जो प्रॉपर्टीज है बहुत आसान आसान प्रॉपर्टीज है बच्चों। एक तो सम ऑफ रूट्स, यानी सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ऑल रूट्स, आधा कोना नहीं है ना, सम ऑफ ऑल रूट्स यानी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा का पावर n-1 इज इक्वल टू 0 होता है ना। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, ये भी इसी तरीके से प्रोडक्ट ले लोगे तो -1 का पावर n-1 आ जाएगा, ठीक। ये जो सारे हैं, ये जो रूट्स हैं, इन सारे रूट्स तो इसी के हैं, यानी ऑल रूट्स लाई ऑन, कहां पर लाई करते हैं, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। हर एक का मॉडुलस क्या है, 1 है, उसी के तो रूट हैं। जैसे ओमेगा का मॉडुलस 1 होता है, i का मॉडुलस 1 होता है। 5th रूट ऑफ यूनिटी के 5 रूट्स में से किसी एक का भी मॉडुलस लोगे तो 1 आएगा। तो ये सारे इसी पर, यानी ये एक सर्किल होता है, क्या होता है, ये सर्किल है ना। ऑल रूट्स आर द वर्टिसेज आर, देखो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट होता है। अब जब पॉइंट है तो नेचुरल है वो वर्टेक्स बनेगा, तो रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन है ना। तो ऑल रूट्स आर द वर्टिसेज ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। और भी बहुत सारे इसमें होते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जेई मेन में अभी तक वो नहीं आए हैं, इंक्लूडिंग जेई एडवांस में भी कभी कभी ही आए हैं। तो आपको इतना याद रखना है सारा का सारा, ठीक है। और अपने आप हम इसको रिप्रेजेंटेशन कर देंगे और उसके बाद आंसर आ जाएगा। इसमें और क्या याद रखना है, अल्फा n-1 जो होता है अल्फा के कंजुगेट के इक्वल होता है। कंडीशन अप्लाई कि जैसे 1 है -1 है, इवन रूट है, ऑड रूट है, वो ध्यान देना होगा। तो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है बहुत ही, इससे ऊपर अभी तक जेई मेन में तो नहीं आया है। जेई एडवांस में भी क्या होता है ना, इसी को इधर उधर रीसफल करके 2-3 अप्लाई प्रॉपर्टी एट ए टाइम करके पूछ देता है, क्लियर है। चलो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं।
प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन nth रूट। इसमें देखो ये क्वेश्चन IIT 1987, गैप कम हो गया, AIEEE 2006 में, है ना, सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें देखो पोलर फॉर्म का मतलब, यूलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, e⁻i थीटा है, तो ये होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, यानी रियल पार्ट होना चाहिए cos, रियल पार्ट क्या होना चाहिए cos। तो यदि रियल पार्ट यहां साइन है ना, तो ऐसा तो चलेगा नहीं, तो हम क्या करें माइनस आई बाहर कर लें, ठीक। तो यहां साइन थीटा साइन 2k⁻/7 माइनस आई कॉस 2k⁻/7, यहां से हम क्या बाहर कर ले बच्चों, माइनस आई, चलो माइनस आई बाहर कर लिए, तो अब आ गया कॉस 2π/7 प्लस आई साइन 2π/7। देखो माइनस आई बाहर किए, यहां माइनस आई है नहीं, इसका मतलब 1/-i दैट इज आई, और 2π/, तो यहां से हम पावर में के ले सकते हैं। एक डी मॉर्वियर थ्योरम होता है ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा। ये याद होगा ना बच्चों आपको। देखो अच्छे से पूरा थ्योरी रिवाइज करना है, हम लोग भी रिवाइज करवा रहे हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि पूरे इतने कम टाइम में पूरा रिवाइज करो। वैसे किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा नहीं कि हमारे लिए नहीं है। तो हम जब इतने कम कंटेंट में जब आपके मार्क्स दिलवा सकते हैं, तो सोचो हाउ दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर ईयर लॉन्ग और फॉर 6 मंथ्स 5 मंथ्स कोर्स, है ना। ये सोचना है बच्चों, है ना, कि आपको जल्दी जल्दी फर्स्ट टारगेट तो आपका अप्रैल या जो भी आपका देना है वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब देखो ये यहां से cos 2k⁻ था, तो हमने के बाहर कर दिया। देखो पावर जो है अंदर आ जाता है फॉर n नेचुरल नंबर, या n क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, है ना। ये वैसे इंटीजर के लिए होता है, रैशनल के लिए थोड़ा सा बदल जाता है मामला, है ना। तो स्टार लिख देते हैं भाई, मैथ्स में कुछ भी लिखने के पहले ना आदमी बोलने लगता है कि नॉट, दिस इज नॉट वैलिड फॉर दिस। वैसे तो केमिस्ट्री में भी होता है, लेकिन वहां एक्सेप्शन चलता है ना, यहां स्टेटमेंट ही बदल जाता है। अब देखो पावर के, अब ये देखो जो है, यदि पिछले पेज में जाए, देखो चले गए, तो ये वाला जो है ये तो वही हो गया, यानी ये तो अल्फा हो गया बेसिकली। तो इसको हम ना अल्फा सोच लिए, क्या सोच लिए, दिस इज अल्फा, अल्फा सोच लिए। सो क्वेश्चन नाउ s इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से 6 माइनस आई बाहर किए थे, और अल्फा का पावर k है, ठीक। तो माइनस आई तो बाहर हो गया ना बच्चों, और k 1 से लेकर 6 तक जा रहा है, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा 6। तो अब देखो नीचे में 7 है, यानी यहां से हमने क्या लिखा, अल्फा इज 1 ऑफ 7th रूट ऑफ यूनिटी ना, 7th रूट्स ऑफ यूनिटी है कि नहीं, उसी का एक पार्ट है ना बच्चों अल्फा, तो वही एक लेना है। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा 6। अभी अभी हमने क्या बोला था, 1 से शुरू होता है सम ऑफ द रूट्स, तो 1 से अल्फा 6 तक ये हो जाएगा 0, लेकिन 1 तो नहीं है ना, तो ये आ जाएगा -1, आएगा -1, क्योंकि देखो पिछले पेज में फिर आ गए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये 0 होता है, तो 1 नहीं है, लेकिन जो नहीं होता है वो ऐड करके सब्सट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं, वही हमने कर दिया। तो ये -1 आया, यानी -i इंटू -1 दैट इज कौन आई, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देना है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, ठीक। अब जल्दी से आगे बढ़े, ओके। देखो इसमें हमें क्या करना है, फॉर एनी इंटीजर के, देखो हमें क्या ध्यान देना है, अल्फा का मतलब e⁻i 2π/n होता है, यहां 2 नहीं है, तो देखो 2 कर देते हैं, है ना। तो अल्फा के जो है, अल्फा के दैट इज हम लिख सकते हैं cos 2k⁻/14 ना, प्लस आई साइन 2k⁻/14,
तो अब जब 2k पाई आ गया तो अब जो डिनोमिनेटर में आया है बच्चों दैट इज अल्फा के, दैट इज अल्फा के इज वन ऑफ द, जैसे के 1 रखे 2 रखे तो ये यानी सारे के सारे, यानी हम ऐसे लिख देते हैं अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, ये सब सारे के सारे जो है अल्फा कहां तक 14 या जो भी है ना, तो अल्फा 13 या 14 आर 14th रूट ऑफ यूनिटी है ना, 14th रूट्स ऑफ यूनिटी है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है बच्चों है ना, जैसे हम जानते हैं कि अल्फा 7 यदि रखोगे, अल्फा 7 रखोगे तो एक -1 आएगा, के यदि मतलब अल्फा 7 नहीं, के यदि 7 रखे तो अल्फा 7 ही आएगा, वो -1 आ जाएगा। और उसी तरीके से एक 1 भी आ जाएगा, यदि के हम 0 रखे या 40 जो भी यहाँ दिया हुआ है ना 14, तो वो 1 आ जाएगा। तो ये सारे वही रूट्स है। अब देखो बच्चों ये रूट्स है, इसका वैल्यू बताना है। तो अभी अभी हमने क्या बताया था, nth रूट ऑफ यूनिटी आर द वर्टिसेज ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन होता है ना। तो हम कोई भी n साइडेड रेगुलर पॉलीगन ले लिए, ये देखो इस तरीके से ऐसे है ना। 14 साइडेड हम बना नहीं पाएंगे, ठीक है, हम केवल समझा रहे हैं बस। ये देखो अब कैसे कैसे जाएगा, कैसे कैसे, तो इस तरीके से चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम डॉट 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 लगा देते हैं। ये 14 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब सारा इक्वल है ना, सारा इक्वल है लेंथ, ये लेंथ वाइज सब इक्वल है, रेगुलर पॉलीगन है। तो अब देखो निकालना क्या है, k1 रखते हैं। तो k1 रखेंगे तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का मोड प्लस k2 रखेंगे तो अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 का मोड एंड सो ऑन, लास्ट में अल्फा 13 माइनस अल्फा 12 का मोड डिवाइडेड बाई, नीचे में k यदि 1 रखें तो k1 रखोगे तो अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 ना, k1 रख रहे हैं प्लस k यदि 2 रखोगे तो अल्फा 7 माइनस अल्फा 6 ना, और k यदि 3 रख दिए तो अल्फा 11 माइनस अल्फा 10, यही होगा। अब देखो बच्चों ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दीज आर द वर्टिसेज ना। तो देखो ये सोचो ये अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है, अल्फा 4 है। तो बेसिकली ये क्या है, साइड लेंथ है ना। अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 साइड लेंथ, मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, नहीं है दूसरा तो ऑरिजिन लेते हैं, है तो इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है, तो ये साइड लेंथ हो गया। साइड लेंथ साइड लेंथ साइड लेंथ, कितने बार ऊपर में साइड लेंथ है, 12 टाइम्स, 12 टर्म है ना ऊपर में देख सकते हो। तो ये 12 टाइम्स साइड्स हो गया, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइड लेंथ है, ये 3 टाइम्स साइड हो गया, ठीक है। तो यह कट गया ना, तो यहां 12/3 यानी आंसर आ गया 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। सोचो ये आसान क्वेश्चन नहीं है क्या, केवल और केवल ये ध्यान देना है कि कौन सा रूट्स है, कितने रूट्स है। चूंकि रूट्स वर्टिसेज ऑफ द n साइडेड रेगुलर पॉलीगन होते हैं वही आ जाएगा, ठीक है। तो आज के कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने सेशन में बेसिक प्लस क्यूबिक रूट प्लस हाइयर यानी nth रूट ऑफ यूनिटी किया है बच्चों। तो इस तरीके से ये आज का आपको बहुत ही अच्छे ढंग से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म। ओके, अब आप इस सीरीज को देखने के बाद जो बचे हुए PYQs है आप उसको अटेम्प्ट करें और थ्योरी रिवाइज करें, और हमेशा रिवाइज करते रहें, जितना हो सके उतना रिवाइज करें बच्चों। तब तक के लिए ओके, हम बाद में अब अगले हफ्ते मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।